हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि केमिस्ट्री के जो सिलेबस है उसमें 4-5 यूनिट्स है और उन 5 यूनिट्स के सीक्वेंस में ही हम पहली यूनिट में के जो पहला कंटेंट है, पहला पॉइंट है, उसमें बोर के परमाणुकृत रूप से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये यहाँ पर दिया हुआ है। चूंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो ये चीज़ें कुछ एकदम ज़्यादा है, तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक चीज़ों में जैसे परमाणु क्या होता है। परमाणु एक छोटा अविभाज्य कण होता है जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, और जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, है ना, जबकि नाभिक से बाहर कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा परमाणु है, ये परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु की जो अभिधारणा है, कई सारे जो वैज्ञानिक आए, केमिस्ट आए, उनके द्वारा परमाणु की अभिधारणाएं समय समय पर दी जाती रही कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु में क्या होता है, ये सब चीज़ें दी जाती है। जैसे रदरफोर्ड है, जेम्स चैडविक है ना, नील्स बोर आए उसके बाद में। तो बोर ने एक अपना मॉडल दिया था जिसे हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो ये जो बोर का परमाणु मॉडल है, इसके कई सारे अभिग्रहित थे, कई सारे पोस्टुलेट्स थे। उन अभिग्रहित और पोस्टुलेट में, या जिसे हम नियम भी कह सकते हैं, कि भाई परमाणु एक गोलाकार होता है ना, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इस तरह का जो परिकल्पना है बोर के द्वारा दी गई थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जब परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो सामान्यतः वो नियत गति से चक्कर लगाता रहता है जब तक कि उसकी ऊर्जा में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह का पोस्टुलेट्स। दूसरा, इनकी जो जब कोई अपर एनर्जी स्टेट में वो होता है और जैसे ही वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो सामान्यतः कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में है लेकिन अपर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, वो उच्च ऊर्जा अवस्था में जाना चाहता है, तो वो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सभी एनर्जी लेवल या सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, केवल वह उन्हीं ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग का मान MBR जिसे बोलते हैं हम, वो h/2π का पूर्ण समाकल हो या इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इस तरह के कुछ पोस्टुलेट्स बोर के द्वारा दिए गए थे। उसमें ये भी था कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो न तो वो नाभिक के अंदर कूदता है और न ही वो नाभिकीय परिसीमा से बाहर जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कारण दिया था कि इलेक्ट्रॉन पर एट ए टाइम 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करता है। तो ये दोनों जो बल होते हैं आपस में एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं और इस बैलेंस के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी नियत ऊर्जा जो कक्षाएं होती है उनमें लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह का जो बोर मॉडल है, ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स है। बोर मॉडल के द्वारा हमको हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। तो इसके लिए हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब इसको ऊर्जा दी जाती है, और ऊर्जा देने से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके जो वैकेंट ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें स्थानांतरित हो जाता है, और इसके जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं उसके निम्न ऊर्जा स्तरों में जब ये गिरता है तो सामान्यतः अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं। तो पहले क्या होगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन जैसा जो टिनी या स्मॉल परमाणु है, उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने से क्या होगा कि वो अपर एनर्जी लेवल जो होते हैं उनके अंदर शिफ्ट हो जाता है। और लेकिन इसके पश्चात
वो धीरे धीरे करके अपनी जो ऊर्जा है उसको क्या करता है, उसमें कमी आती है, और ऊर्जा में जब कमी आती है तो वो क्या करेगा, नीचे की कक्षाओं में जंप करेगा, नीचे की कक्षाओं में कूदेगा। तो जब ये ऊर्जा में जो कमी आ रही है, ये ऊर्जा में कमी एक स्पेक्ट्रम के रूप में होती है, एक स्पेक्ट्रम के रूप में होता है। और ये जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हैं ना, जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश के 7 कलर होते हैं, 7 कलरों से मिलकर के जो उनका एक व्यू बनता है विभिन्न प्रकार का, जैसे इंद्रधनुष में होता है, ठीक इसी तरह से वो स्पेक्ट्रम बनता है, विभिन्न प्रकार की एनर्जी लेवल का, लाइन का, स्पेक्ट्रम लाइनों का स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो मान लो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के जो ऊर्जा तल है N1 ऊर्जा तल में है ना, और उसकी जो ऊर्जा है En1 है ना। इसी तरह से यहां पर जो निम्न ऊर्जा तल है वो N1 में अगर वो गिरता है तो उन ऊर्जा स्तरों के मध्य में जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे की ओर जंप करेगा, En2 माइनस En1, अर्थात ये अपर एनर्जी लेवल की ऊर्जा है और ये लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी है। तो इस तरह से जो उत्सर्जित प्रकाश है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निम्न समीकरण से दे सकते हैं, अर्थात ये डेल्टा ई इज द चेंज इन एनर्जी, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जो जंप कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अर्थात En2 अपर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये न्यू। ठीक है, जहां पर ये क्रमशः अपर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल की ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं हैं, और ये प्रकाश की आवृत्ति है, और एच इज द प्लैंक कांस्टेंट है। अर्थात इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू। और यहाँ पर जो न्यू है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको हम इस तरह से दे सकते हैं, सी वाई लैम्डा। सी इज द लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ऐसा लिखा जा सकता है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू En2 माइनस En1 डिवाइडेड बाई एच सी, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसको हम, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इसको हम कह सकते हैं न्यू बार, दैट इज इक्वल टू तरंग संख्या, ये En2 माइनस En1 अपॉन एच सी, ये क्या होता है, तरंग संख्या हो, जिसे हम न्यू बार कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम ये मान के चलते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 होता ही है। ठीक है, और Nवें ऊर्जा स्तर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा निम्न समीकरण से हम दे सकते हैं, उसकी जो ऊर्जा है वो निम्न इक्वेशन से दी जा सकती है। वो इक्वेशन कौन सी है भाई, En1 ऊर्जा की, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H स्क्वायर N स्क्वायर। ये उसकी जो Nवे एनर्जी लेवल है, उस Nवे एनर्जी लेवल की एनर्जी दी जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास में 2 एनर्जी लेवल है, और ये एनर्जी लेवल कौन से है, En2 और En1। En2 की यहाँ पर केवल यहाँ पर ये एनर्जी लेवल चेंज होगा भाई, बस। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 माइनस 2 पाई स्क्वायर Me4 डिवाइडेड बाई H स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और E1 के लिए En1 के लिए हम क्या ले सकते हैं, ये तो पूरा एज इट इज रहेगा इंटू 1 बाई N2, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये चीजें, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, और ये बहुत लंबा है। तो अगर मान लीजिए हम En2 माइनस En1 की वैल्यू यहाँ पर रखें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर Me4 डिवाइडेड बाई H स्क्वायर इंटू 1 बाई N2 स्क्वायर, माइनस ये En1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर Me4 H स्क्वायर इंटू 1 बाई N स्क्वायर, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, बराबर ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H स्क्वायर इंटू 1 बाई N स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर Me4 H स्क्वायर इंटू 1 बाई N2 स्क्वायर।
ठीक है, तो इसको आगे और फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2π² me4 ये पूरा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास में 1/n1² माइनस 1/n2², ये रह गया यहाँ पर। तो इस समीकरण में en2 माइनस en1 का जब हम मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में वो जो समीकरण है उसमें इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, दैट इज तरंग संख्या इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2π² me4 CH³ इंटू 1/n1² माइनस n2²। ये इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दे तो समीकरण 2 में 2π² me4 CH³ के सभी राशियां यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ये वाली सभी कॉन्स्टेंट्स है, ये वाली देखिए पाई, और ये इसको हम एक रीडवर कांस्टेंट भी कह देते हैं। इनको अगर सम्मिलित रूप से एक दूसरे कांस्टेंट से अगर रिप्लेस करें तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये रीडवर कांस्टेंट कहलाता है। R इज इक्वल टू 2π² me4 m की पावर 4 है और CH³, तो यहाँ पर इसको हम रीडवर कांस्टेंट कह देते हैं। अब इस रीडवर कांस्टेंट की जो राशियां हैं जिसमें हम कांस्टेंट कह रहे थे अभी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 होता है। इसी तरह से आगे हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ई की बात करते हैं, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड सी इज द लाइट की वेलोसिटी है 3 टू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है ये, एंड H इज द प्लैंक कांस्टेंट, H इक्वल टू प्लैंक नियतांक होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है ये। अगर इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर दे तो यहाँ पर जो रीडवर कांस्टेंट है वो अब क्या जाएगा, देखिए R बराबर इन सभी राशियों को हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, किसमें, इस वाले इक्वेशन में, इसमें हमने क्या किया, R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो R बराबर क्या जाएगा, ये पूरा हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करी, तो R का वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं दैट इज इक्वल टू 109737 सेंटीमीटर इनवर्स या प्रति सेंटीमीटर, ये वैल्यू यहाँ पर आती है। तो जो रीडवर कांस्टेंट है उसका ये जो मान होता है, ये मान यहाँ पर थ्योरेटिकल मान हमने निकाला है, ये इसका, ये सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू रख के हमने यहाँ इसका R का रीडवर कांस्टेंट का मान निकाला है, और इसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होता है, दैट इज 109768 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये जो मान है, इस मान में और इस मान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अर्थात ये मान और ये मान आपस में एक दूसरे के करीब है। तो इस पे स्पष्ट होता है कि बोर का जो परमाणु प्रतिरूप है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूर्णतः जो एक्सप्लेनेशन करने में सफल रहा है, और वो उसकी सहायता से हम इजीली व्याख्या कर सकते हैं। अब चूंकि हाइड्रोजन परमाणु का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नाभिक के समीप रहता है, नाभिक के समीप वाली कक्षा में रहता है, लेकिन ऊर्जा का जो अवशोषण है, ये हमने अभी बताया था कि ऊर्जा का अवशोषण करके जो खाली इसके ऊर्जा लेवल है उनके अंदर ये संक्रमण कर जाता है या शिफ्ट हो जाता है, जंप कर जाता है या उसमें स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इन ऊर्जा लेवल में, चूंकि इनकी एनर्जी हायर होती है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़े अस्थायी होते हैं। तो कोई भी सिस्टम ऑलवेज स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट की ओर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया था उच्च ऊर्जा स्तर में, ये क्या करता है, जैसे ही इसको मौका लगेगा, मौका लगते ही अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में कूदने की कोशिश करता है, लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिशंस में या इन संक्रमण में ऊर्जा जो तल होता है, दैट इज हमने अभी बताया था N2, और निम्न ऊर्जा तल N1 से निर्धारित किए जा सकते, तो उससे N2 से N1 में जंप कर सकता है। तो इस तरह से हमने अभी बताया था कि इसमें बहुत सारी जो स्पेक्ट्रमी लाइनें हैं वो वहां पर बनती है। हमने अभी ये हाइड्रोजन के लिए लिया था, लेकिन ऐसी कई भी लाइन है जिनमें कई और भी एटम हो सकते हैं, जिनमें ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तो अगर मान लिया हम हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये एक का मतलब है पहली कक्षा है, ये ग्राउंड स्टेट में है,
ठीक है, ये दूसरी कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। परमाणु के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती है, उन ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये सीधा लिखा हुआ है, हम इसको गोले के रूप में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये पहली ऊर्जा तल है, ये दूसरा ऊर्जा तल है, ये तीसरी कक्षा है, चौथी है, और ये पांचवी कक्षा है, और ये छठी कक्षा है, और ये सातवीं कक्षा है परमाणु के लिए। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में परमाणु हो सकता है कि परमाणु सीधा ही, हम ये मान के चलते हैं कि वो उसको एनर्जी मिल गई थी, और एनर्जी मिलते ही वो कहाँ पर पहुंच गया, सातवें ऊर्जा तल में पहुंच गया। और जैसे ही वो अब यहाँ पर क्या है, परमाणु बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो इस अनस्टेबिलिटी को वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है। इसलिए क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके नीचे की जो कक्षाएं होती है उनमें जंप करेगा। जब वो उनमें जंप करेगा तो इसके जंपिंग के जो पैटर्न है वो कई हो सकते हैं। जंपिंग के पैटर्न देखिए क्या हो सकते हैं। जंपिंग का पैटर्न, सबसे पहला जो जंपिंग का पैटर्न है दैट इज 7 से वो 6 में जा सकता है। ये हमने सिंगल एरो लगाया हुआ, 7 से 6 में जा सकता है। ठीक है, दूसरा और जंपिंग का पैटर्न क्या हो सकता है, दूसरा जंपिंग का पैटर्न क्या हो सकता है भाई, 7 से 5 में जा सकता है, 7 से 6 में जा सकता है। ठीक है, 7 से वो 4 में जा सकता है, 7 से इसमें 3 में जा सकता है, 6 से 3 में जा सकता है, 5 से 3 में जा सकता है, 4 से 3 में जा सकता है। ठीक इसी तरह से आगे अगर हम बात करते हैं तो इन 7, 6, 5, 4, 3 इन सब में से वो इलेक्ट्रॉन 2 में भी जा सकता है। और लास्ट में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की जो कक्षाएं हैं 2, 3, 4, 5, 6 उन सब में से कहां पर जा सकता है, पहली कक्षा में भी जा सकता है। सब में से 7 में से ही आ रहा है, 6 में से आ रहा है, 5 में से आ रहा है, 4 में से आ रहा है, 3 में से आ रहा है, 2 में से आ रहा है, 1 में से आ रहा है। तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो इस जंपिंग के दौरान जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी लाइनें जनरेट होती है, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रहा है। तो जैसे मान लो सबसे ऊपर से यहाँ से आ रहा है तो इसे हम कहते हैं फंड सीरीज बोलते हैं। इसमें स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बनती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, जबकि ऊपर से ये यहाँ पर आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं फंड सीरीज। ठीक है, और जब ये इधर से यहाँ तक आता है चौथे तक तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिकेट श्रेणी कह देते हैं। और जब ये तीसरे में आता है तो हम इसको क्या कह देते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाश्चन। और जब ये ऊपर से और जस्ट दूसरे में आता है, दूसरे एनर्जी लेवल में आता है तो हम इसे कहते हैं बामर श्रेणी। और जब वो पहली एनर्जी लेवल में आता है किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से तो वो कहलाती है लाइमन श्रेणी, जो कि परावैंगनी दृश्य जो प्रकाश क्षेत्र का जो रेंज होती है वो परावैंगनी से होना, और ये पूरे के पूरे अवरक्त होता है, इंफ्रारेड वाली होती है यहाँ से फंड से और लेके पाश्चन तक। और जबकि ये जो वामर श्रेणी होती है ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र की होती है। तो इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर बनती है लाइमन श्रेणी। जब जंपिंग N1 में करता है, ठीक है, और जब जंपिंग बामर में करता है तो N1 का मान 2 हो जाता है, ये यहां से कर सकता है ऊपर से। जब पाश्चन में करता है तो N1 का मान 3 हो जाएगा, ऊपर से 4-5 से जंप कर सकता है। ब्रिकेट है तो वो N1 का मान 4 हो जाएगा, 5-6 से जंप कर सकता है। और फुंड है तो 5 हो जाएगा, N1 का मान 6-7 से जंप कर सकता है। ये तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों से प्राप्त जो रेखाएं और श्रेणी है ये यहाँ पर दी हुई है। इस तरह से कोई भी जो स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम में जो लाइनें हैं वो इन सीरीज के द्वारा हम दे सकते हैं। थैंक यू।